मूवी के पहले सीन में दिखाता है टॉनी नाम का एक बंदा अंधेरी रातों में सुनसान एक जगह पर आके रुकता है। उससे मिलने डेविड आता है। पैसों को लेकर दोनों के बीच में बवाल हो जाते हैं और हाथापाई करने लगे। हाथापाई करते करते डेविड से टॉनी का खून हो जाता है। उसी वक्त वही जगह पर पुलिस आ जाते हैं और डेविड को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। भागते भागते डेविड अपने इलाके में आके पहुंचता है और वहां पर अचानक से देखता है कि अजय देवगन यानी कि विजय पुलिस स्टेशन में कुछ दफना कर बाहर निकल रहा है। वो दिन था 4 अक्टूबर 2014। उसके बाद डेविड अपने घर में हड़बड़ी में घुसकर अपने बीवी को बोलता है जल्दी से घर खाली करने के लिए और वहां से भागने के लिए। तब तक पुलिस चारों तरफ से डेविड को घेर लेते हैं और उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है और डेविड को पकड़ लेता है। यहीं से शुरू होता है दृश्यम 2 का मूवी। डाइनिंग टेबल में बैठकर अपने फैमिली के साथ खाना खाते खाते वो एक फिल्म बनाने वाला था, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह होने के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले जेनी और उसके हस्बैंड के बीच में झमेला लग जाते हैं। जेनी के हस्बैंड रोज शराब पी के उसके ऊपर हाथ उठाते हैं। उसको सुलझाने के लिए विजय और नंदिनी जेनी के घर जाते हैं और किसी भी तरह मामले को सुलझा कर आते हैं। विजय उसी चाय की दुकान में जाता है बिल मिटाने, जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते थे। उसी दुकान में बैठकर कुछ लोग विजय के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी कि वो मामला तभी तक लोगों के दिल में जिंदा था, खत्म नहीं हुआ था। विजय के केबल के ऑफिस में महेश देशमुख आता है उसके बेटे सैम देशमुख के हड्डियों के बारे में पूछने के लिए, ताकि उसका सत्कार कर सके, लेकिन विजय ने कुछ बताया नहीं। डेविड जेल से छूटकर घर आ गए थे। उसके बीवी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। उसके बेटे एग्नेलो को भी स्कूल से छुड़ा दिया गया था पैसों की वजह से। डेविड का एहसास हुआ उसके वजह से ये सब कुछ हुआ और वही सब कुछ ठीक करेगा। सैम के मौत के 7 साल के बाद भी उसके मम्मी उसके बेटे के गम को भुला नहीं पाती है और विजय को अपने बेटे का मौत का जिम्मेदार मानता है। विजय एक शराब की अड्डे पर बैठकर अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, जिस फिल्म के कहानी एक किताब में छपवा दिए थे ताकि कॉपीराइट उसको मिल जाए। विजय दावा करते हैं कि उसके फिल्म के कहानी कोई चुरा नहीं सकता। अंजू अचानक से देखी कि घर के बाहर पुलिस आ रही थी। डर के मारे वो घर के अंदर गया और विजय को बोला। विजय ने उसको डरने की और घबराने की मना कर रही थी और तब घर की घंटी बजी और पुलिस आई। एक्चुअली पुलिस नंदिनी से मिलने आई थी ताकि जेनी के ऊपर जो उसका हस्बैंड हाथ उठाते थे उसके बारे में जो मामला केस किया था, उसके वजह से पुलिस आई थी उसके घर में। पुलिस जेनी के हस्बैंड को वार्निंग देके चला जाता है। हस्बैंड थोड़ा विजय के ऊपर अकड़ जाते हैं। अंजू रात को एक सपना देखती है कि सैम के मम्मी को सैम का बॉडी का पता चल जाता है और पुलिस उसको गड्ढे से निकल रही है। हर वक्त डरी सी रहती थी और ट्रॉमा में थी वो, और कभी भी उसको दौरा पड़ जाती थी। डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दे दिया और विजय और नंदिनी को कहा आसपास का माहौल स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और किसी भी तरह का मानसिक प्रेशर उसको ना मिले। डेविड उसी चाय दुकान में चाय पीने के बाद पीटर से जॉब मांगता है और पीटर ने विजय से जॉब मांगने के लिए बोला। विजय के साथ जब डेविड बात करता है तो विजय अगले हफ्ते उसको मिलने के लिए बोलता है। पुलिस इंस्पेक्टर सावंत के पास आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल का फोन आता है और गायकेंडो को लेकर आईजी के पास बुलाया जाता है। आईजी यानी कि अक्षय खन्ना एक बहुत ही क्रेजी और जीनियस पुलिस इंस्पेक्टर है। गायकेंडो को विजय के केस के बारे में सब पता था, इसलिए 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के बारे में सब जानकारी ले रहा था। उसी वक्त मीरा आ जाती है और जिस एविडेंस की तलाश थी वो एविडेंस साथ में लेके आती। जेनी और उसके हस्बैंड जो विजय के पड़ोसी बनकर रहती थी, असल में वो सब इंस्पेक्टर शिव कुलकर्णी और एएसआई जेनी थॉमस है। आईजी यानी कि अक्षय खन्ना और मीरा यानी कि ताबू बहुत पहले से ही अच्छे दोस्त थे। विजय का केस का बहुत पहले से ही ट्रैक कर रहा था। विजय घर के सामने का जमीन बेचना चाहता था। तब ताबू और अक्षय खन्ना मिलके एक प्लान बनाया और शिव के नाम पे वो जमीन खरीद लिया। जेनी और शिव 2 साल से पड़ोसी बनकर विजय पे नजर रख रहा था। विजय के पूरे घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस सेट करके रखा हुआ था। नंदिनी और
जेनी के बीच जो बातचीत हुई सब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। विजय बहुत ही स्मार्ट है, केस के बारे में कोई भी बात घर में नहीं करता था, इसीलिए रिकॉर्डिंग में केस रिलेटेड कोई बात रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पर एक ब्रेक थ्रू जेनी को मिली। जब विजय घर में नहीं था तब नंदिनी के घर में जाकर जेनी उसके साथ बहुत बातचीत की। उसी वक्त का जो बात हुई वो रिकॉर्डिंग जेनी सबको सुनाती है। उसी रिकॉर्डिंग में नंदिनी जाने अनजाने में जेनी को बोल देती है कि विजय सैम की बॉडी को अगले ही दिन किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। ये बात रिकॉर्डिंग में सबने सुना। इस केस में 3 अहम सवाल थी। नंबर 1, सैम की बॉडी किसने शिफ्ट की। नंबर 2, कब शिफ्ट की। और नंबर 3, कहाँ शिफ्ट की। इनमें से 2 सवालों का जवाब मिल गया था। बॉडी विजय ने शिफ्ट की और मर्डर के अगले ही दिन शिफ्ट की। नंबर 3 जो सवाल था कहाँ शिफ्ट की, वो अभी तक किसी को पता नहीं था। कोई तो होगा जिसने उस रात विजय को देखा होगा। बॉडी दफनाने का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए पूरी केस स्टोरी जांच कर रहा था आईजी यानी कि अक्षय खन्ना ने। विजय के घर के 45 किलोमीटर तक इलाके में जो भी काम करता था सबको पूछताछ की, यानी कि न्यूज़पेपर वाले, दूध वाले, जो बहुत ही सुबह सुबह उठ के काम करता है। पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। इसीलिए ये खबर फैलाने के लिए कहा जाता है कि जो भी इस केस के बारे में पुलिस को जानकारी देगा उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। तरुण अलवत, इंस्पेक्टर जनरल गोवा पुलिस, विजय के घर आता है और नंदिनी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। विजय घर पर नहीं था। आईजी घर के अंदर घुस गए और सबको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी और उसकी बेटी सब बहुत ही डरी हुई थी। बातों में डरा कर सच जानने की कोशिश कर रहा था आईजी। जब आईजी वॉशरूम जाता है तब नंदिनी तुरंत अजय को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लगता नहीं है। आईजी विजय को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। अचानक से जेनी नंदिनी के पास आई और बोली पुलिस चार्ज गई थी, पूरे शहर में पता चल गया कि विजय बॉडी को वहीं पे छुपाया है। जल्दी से विजय को घर बुलाने को कहा, जहां पर जेनी पुलिस के लिए काम कर रहा था। ये एक बहाना था। नंदिनी फोन करके तुरंत विजय को घर बुलाता है। विजय घर आ जाता है। बहुत ही डरी हुई नंदिनी विजय को आईजी के बारे में बोला और सेंट माइकल चर्च में पुलिस बॉडी ढूंढ रहे ये बात भी बोला। ये सब बातें रिकॉर्डिंग में सुन रहा था जेनी और शिव, पर विजय ने ऐसा कुछ बोला नहीं जो केस को मदद मिल जाए। जेनी और शिव दोनों बहुत ही डिमोटिवेटेड हो गए। विजय सावंत के पास जाता है और बोलता है 7 साल के बाद भी पुलिस उसके फैमिली को हैरास कर रहा है। उधर चाय की दुकान में सब विजय को लेकर बात कर रहा था। सबको यकीन था कि विजय ने ही कातिल करके बॉडी को छुपा दिया था, पर किसी ने देखा नहीं। जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा, पुलिस उसको 5 लाख रुपया देगा। ये बात डेविड सुन रहा था क्योंकि उसको सब पता है और वो विजय को देख लिया था। डेविड ही एक लौता विटनेस है। 5 लाख के लालच में डेविड डिसाइड किया कि पुलिस को सब बता देगा। आईजी तब्बू को इन्फॉर्म करके डेविड के पास आता है। डेविड 3 अक्टूबर को जो देखा सब आईजी और तब्बू को बताएगा, लेकिन बदले में 25 लाख रुपया मांग रहा है। गायकोंडे जबरदस्ती बात निकालने की कोशिश किया पर डेविड ने कुछ बताया नहीं। फिर महेश देशमुख घर से 25 लाख रुपया लाकर डेविड के हाथ में देता है। पैसे मिलते ही डेविड बता देता है कि आईजी जहां पर खड़े हैं उसके नीचे ही बॉडी छुपा हुआ है। कहानी में आया नया मोड़। 7 साल से पुलिस जो ढूंढ रहा था उसका पता आज अभी चल गया है। डीजीपी पुलिस स्टेशन खोदने की परमिशन दे देता है। 1 दिन के अंदर पूरा काम खत्म करना पड़ेगा। जल्दी से बहुत लोगों को जुगाड़ करके खोदाई का काम चालू कर दिया जाता है। चाय के दुकान में काम करने वाला वो बंदा पुलिस स्टेशन आता है चाय देने के लिए और देखा कि पुलिस स्टेशन में खुदाई का काम चल रहा है। ये बात जाकर अपने मालिक को बोला। उधर खुदाई करके पुलिस को बॉडी मिल जाता है।
विजय अपने मोबाइल में सीसीटीवी का फुटेज चेक कर रहा था। देखा कि पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ लगा हुआ है। विजय जोसे को फोन करके पता किया और जोसे बोला कि पुलिस स्टेशन में खुदाई का काम चल रहा है। नंदिनी ने ये बात सुन के बहुत घबरा गई। विजय ने उसको भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा और वहां से गाड़ी लेके जल्दी से निकल गया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लोग आया और स्केलेटन को कलेक्ट किया रिपोर्ट बनाने के लिए। विजय ऑफिस जाके कंप्यूटर में सीसीटीवी चेक कर रहा था। विजय और उसके फैमिली बहुत ही परेशान थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद विजय और उसके फैमिली को 8 घंटे के लिए पूछताछ करने की कोर्ट परमिशन देता है। सुबह 8 बजे उन लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। विजय और उसके फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर मीरा यानी कि ताबू भी मौजूद थी। विजय और नंदिनी को वही रिकॉर्डिंग सुनाया जाता है और तब पता चलता है जेनी और उसका हस्बैंड असल में जो पड़ोसी बन के रहता था वो पुलिस इंस्पेक्टर है। आईजी विजय को अलग से लेकर 3 सवाल पूछा, किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। पर विजय एक ही बात बोला जा रहा था कि वो कुछ नहीं जानता, वो वहां पर नहीं था। उधर तब्बू नंदिनी और उसको बेटियों को अलग से पूछताछ कर रही थी। वहां पर गायकोंडे भी था। नंदिनी और उसकी बेटियों बहुत ही घबराई हुई थी और डरी हुई थी। गायकोंडे ने इन तीनों को बहुत मारा, पीटा और बदतमीजी किया। ताबू ने ऑर्डर दिया कि जब तक ये लोग सच नहीं बोलता है तब तक इन लोगों को मारते रहो। अंजू को फिर से दौड़ा पड़ती है और ये विजय देख के सह नहीं पाती। अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद सब सच बताने को राजी हो जाता है। 2 अक्टूबर को जो घटना घटी थी सब कन्फेस कर लेता है, पर एक्चुअल घटना नहीं बताया। सैम को चोर समझ के विजय ने मार दिया था, यही बोला पुलिस के सामने। विजय ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। फैमिली में शोक का माहौल छाया हुआ था। पुलिस ने अजय देवगन को हिरासत में ले लिया। न्यूज में ये खबर सुन के मुराद अली जो एक फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर है, विजय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आईजी के पास आता है। विजय से जब वो पहली बार मिला था तब विजय उसको एक कहानी बताया था। कहानी सुनकर मुराद अली को जबरदस्त लगा और स्क्रिप्ट लिखने को राजी हो गया था। विजय ने एडवांस के तौर पर 10 लाख रुपया मुराद अली को दिया था और ये फिल्म विजय ही प्रोड्यूस करने वाला था। लेकिन उसका एक शर्त था, फिल्म बनाना तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक दोनों का स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। मुराद अली सबको फिल्म की कहानी सुनाता है। अभी आएगा दृश्यम 2 कहानी में ट्विस्ट। ये कहानी पेंडोलाम में शुरू होता है। राम नाम का एक मिडिल क्लास का आदमी अपने बेटे यतीन से बेहद प्यार करता है। एक रात यतीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलता है। उस क्लब में शराब के नशे में चूर एक लड़का यतीन के दोस्तों के साथ बदतमीजी करता है और वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, एक बड़े बिल्डर का बेटा था। लाख समझाने के बाद भी वो लड़का अपने हरकतों से बाज नहीं आता है और बात बिगड़ जाती है। यतीन सबके सामने उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। गुस्से में था वो लड़का बदला लेने के लिए यतीन का पीछा करता है। दोनों के बीच हाथापाई हो जाता है और गलती से यतीन के हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। जब राम घर लौटता है तो देखता है यतीन उस लड़के के पास बैठ के रो रहा है। राम जानता था कि ये लड़का एक जाने माने बिल्डर का बेटा है और उसने कुछ नहीं किया तो उसके बेटे की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। राम ने बहुत सोचा, तब उसको याद आया कि उस बिल्डर की नई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। फिर उस लड़के की लाश को उसकी ही बिल्डिंग में दफना दिया। इसके बावजूद भी वो ये जानता था कि पुलिस एक ना एक दिन जरूर आएगी। क्लाइमेक्स में लाश पुलिस को मिल जाते हैं और राम अपने बेटे को बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। पूरी जो कहानी था विजय अपने लाइफ का पूरी कहानी फिल्म के कहानी बना दिया। 2016 में मुराद अली और विजय एक दूसरे से मिला था। स्क्रिप्ट तैयार होने के बावजूद भी फिल्म अभी तक बना नहीं था क्योंकि उन दोनों ही फिल्म के एंडिंग से खुश नहीं थे। विजय को उस बात का डर था कि कहानी कोई चोरी ना हो जाए, उसका कॉपीराइट ना निकल जाए। उसने उस कहानी को ऑलरेडी एक किताब के तौर पे पब्लिश कर दिया 1 साल पहले, जो किताब मुराद के नाम पे छपी थी। उधर कोर्ट में विजय का केस चल रहा था। विजय का कन्फेशन का रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा था। विजय की तरफ से जो वकील थी
वो बोली कि ये कन्फेशन का रिकॉर्डिंग विजय को टॉर्चर करके जबरदस्ती लिया गया था और जज ने विजय से ये कंफर्म किया तो विजय उसके साथ सहमत हुआ। वकील ने यह साबित कर दी कि पूरा केस पुलिस का बना हुआ एक मनहरन कहानी था, जिसकी वजह से विजय को गिरफ्तार किया। वो पुलिस के बना हुआ एक कहानी है जो दृश्यम नाम का एक नोवेल से लिया गया है। विजय का बयान का जो रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबमिट किया उसका एक एक शब्द इस नोवेल से लिया गया। स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय मुराद से मिलके फिल्म के कहानी के बारे में बताते हुए बोला, हीरो जेल जा रहा है, पब्लिक को ऐसे एंडिंग पसंद नहीं आएगी। अगर पिक्चर को हिट होना है तो हीरो को जीतना बहुत ही जरूरी है। तो विजय अपना आइडिया शेयर करता है। ये सब बातें मुराद अली ने पुलिस वालों को बता रहा था जब कोर्ट में विजय का केस चल रहा था। कोर्ट में वकील विजय के सफाई में अपनी बात बोली जा रही थी। उसी वक्त जज के पास डीएनए रिपोर्ट आ जाता है और जज ने जो बोला सब सुन के हैरान हो गया था। तहलका मच गई थी। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जो हड्डियां डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था वो समीर देशमुख का है ही नहीं। ये सुन के सब चौंक गए थे। उधर आईजी वो क्लाइमेक्स सुनना चाहता है जो विजय ने पहले से ही सोच रखा था। तब मुराद बताता है कि हीरो अच्छे तरह से जानता है कि पुलिस कभी ना कभी उस लाश को ढूंढ लेगी और इसलिए तब से विजय एक ऐसा लाश की तलाश कर रहा था जिसका एज, हाइट और वेट समीर से मिलता है और जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुआ। फिर एक दिन वैसा ही एक बॉडी उसको मिल जाता है। उस फ्यूनरल में एक ऐसा आदमी से जान पहचान बना लेता है जहां पर उस बॉडी को दफनाया गया था। हीरो ने उस आदमी से दोस्ती कर लेता है और रुपया देके उसको बहुत मदद करता है। जब वो बॉडी गलकर स्केलेटन में बदल जाता है तो हीरो ने उस आदमी से वो स्केलेटन मांगता है तो आदमी कवर से निकलकर हीरो को दे देता है। फिर हीरो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के साथ दोस्ती कर लेता है। फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जब शराब के नशे में बेहोश थे तब हीरो ने वो स्केलेटन बदल देता है। समीर की हड्डियों की जगह दूसरे हड्डियां रख देता है और समीर को हड्डियों को सत्कार कर देता है। ये था फिल्म का क्लाइमेक्स जो विजय अपनी ही कहानी को फिल्म की कहानी बनाकर छप दिया था। कोर्ट में विजय को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है और इस केस को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाता है। विजय के खिलाफ और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुराद देशमुख को बताता है कि कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। क्लाइमेक्स का आखिरी हिस्सा अभी भी बाकी है। सैम का हड्डियों का सत्कार करके विजय देशमुख को देता है और एक लिफाफे में लिखकर उसके घर के सामने छोड़ जाता है। बेटे की अस्थियां जो महेश देशमुख ने विजय से बहुत पहले ही मांगा था, अपने बेटे की अस्थियां नदी में बहा देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस देशमुख दोनों ने मिलकर फैसला किया कि कहानी को यहीं पर खत्म कर देगा। विजय दूर से सब कुछ देख रहा था और फिर अपने परिवार के पास लौट जाता है। विजय अपने परिवार को बेहद प्यार करता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये वो साबित करके दिखाया। दृश्यम 2 का कहानी यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दृश्यम का अगला पार्ट यानी कि दृश्यम 3 देखने का पसंद करोगे तो कमेंट करके जरूर बताना। अब तक के लिए यही तक, फिर मिलेंगे और एक सुपरहिट मूवी की स्टोरी लेकर। चलते हैं, टाटा।